नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे कंपटीशन एकेडमी चैनल का ये दूसरा चैनल है, जिस पे जीआईसी प्रवक्ता का प्रथम प्रश्न पत्र और यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र कराया जाता है। जो हमारे नए कैंडिडेट हैं, जैसे निशा हैं, कविता हैं, रोहन हैं, सुमित हैं, आनंदिता, रक्षिता, संदीप, मनोरमा, दीपांक्षी, तो ये सारे लोग ध्यान दें। आज आपको प्रथम प्रश्न पत्र का वीडियो मिल रहा है और कल पाश्चात्य काव्यशास्त्र चल रहा है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का वीडियो मिलेगा। और उसके बाद फिर हम लोग कविता वाले इकाई में पहुंच जाएंगे 5 फरवरी को। यानी 5 फरवरी से जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है उसमें कविता से प्रारंभ किया जाएगा। उससे पहले की जो इकाई आपकी छूटी है वह इकाई आगे पूरी कराई जाएगी। तो यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे यूजीसी नेट हो, या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आपका विषय हिंदी साहित्य है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड बैच में। 5 फरवरी से हमारा तीसरा नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए एडमिशन भी चल रहे हैं लगातार। तो ये जो हमारे नए लोग हैं, जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, वो फिर एक बार ध्यान दें, वीडियो को देखिए जब आपके पास समय हो। समय ना हो तो ऐसा नहीं कि कान में आपने लीड लगा लिया और सुन रहे हैं वीडियो को, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं, जो आपको लिखनी होती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे नए मेंबर्स हैं, दीपांक्षी हैं, मनोरमा है, संदीप हैं, रक्षिता, आनंदिता और सुमित, रोहन, कविता, निशा, ये लोग ध्यान दें। तो आपके पास समय हो तो आप वीडियो को देखें और समय निकाल कर इस चीज़ को आपको देखना है। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो पर्यावरणीय अवनयन और प्रदूषण की बात करने जा रहे हैं। जो हमारे नए लोग हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो पब्लिक हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। साथ ही अगर आपका साहित्य है, हिंदी साहित्य है आपका विषय, तो आप हमारे कंपटीशन एकेडमी चैनल पर जाकर वहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फीस और सारी जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण अवनयन और प्रदूषण। सबसे पहली बात तो यही आती है कि पर्यावरण है क्या और प्रदूषण क्या है। तो पर्यावरण क्या है ये आपको पिछली कक्षा में पूरी तरीके से विस्तृत आपको बताया जा चुका है। पर्यावरण की पूरी बात हो चुकी है। अब यहाँ पर पर्यावरण का जो अवनयन होगा, डिग्रेडेशन होगा, वो किसके कारण? पॉल्यूशन के कारण। तो अब यहाँ पर पॉल्यूशन क्या है? देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ होता है मात्र मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी। जबकि पर्यावरण अवनयन का अर्थ होता है मानव कार्यों और प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक और विश्व स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी। तो इस तरीके से आप पर्यावरण अवनयन को समझ सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को भी समझ सकते हैं। प्रदूषण जिसके कारण होता है, जिन पदार्थों के कारण होता है, उन्हें प्रदूषक कहा जाता है, पॉल्यूटेंट कहा जाता है। पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पॉल्यूटेंट है, या उत्पत्ति के आधार पर पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं, स्वरूप के आधार पर पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं, निस्तारण प्रकृति के आधार पर पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं, अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं, एक एक चीज आपको समझा रहे हैं। पॉल्यूटेंट 4 प्रकार के होंगे। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर पॉल्यूटेंट। भाई पॉल्यूटेंट क्या है? मैंने आपको बताया कि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पॉल्यूटेंट कहते हैं। यानी जिस पदार्थ के द्वारा प्रदूषण होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। अब अगर उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर पॉल्यूटेंट 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा प्राकृतिक प्रदूषक और दूसरा मानव जनित प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूकंप आता है, या कोई जैविक पदार्थ है उसके सड़ने से
जो निकलने वाली गैसें होती हैं, या जंगलों में आग लग जाती है उसके कारण निकलने वाला धुआं होता है, या समुद्री कण होते हैं, तो ये सब प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं। वहीं मानव जनित प्रदूषक कौन से हैं? मानव जनित प्रदूषक वो हैं, जैसे अभी पराली जलाने की जो बात हो रही है, उस पर जो कानून बनाया गया है, तो पराली जलाने से क्या होता है, धुएं निकलते हैं। उन धुओं से भी दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रदूषण फैल जाता है। तो वो धुआं क्या है, एक पॉल्यूटेंट है, ये मानव जनित होगा। उससे जो गैसें निकलती हैं, जो धूम निकलता है, उससे जो ऊष्मा निकलती है, जो कणिकीय पदार्थ निकलते हैं, वो सब मानव जनित प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे स्वरूप के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वरूप के आधार पर भी दो प्रकार के होंगे, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक, यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझने की बहुत ही जरूरत है आपको, क्योंकि आप देखेंगे चाहे जो परीक्षा हो जहां पर सामान्य अध्ययन है और उस पाठ्यक्रम में पर्यावरण और प्रदूषण शामिल किया गया है, पाठ्यक्रम में आपके है, तो यहां से प्रश्न आपको जरूर मिलता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है या कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है या कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन है, किसे कहते हैं, पहले समझे। ऐसे पॉल्यूटेंट या वह पॉल्यूटेंट जो अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, अपने जैसे जिस रूप में है उसी मूल रूप में ही रहकर अगर प्रदूषण फैलाते हैं तो उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। प्राथमिक प्रदूषकों में जैसे आप जानते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन से हैं, वो आप सामने देख रहे होंगे कि DDT है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लास्टिक है, SO2 है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कणिकीय पदार्थ हैं, या इसके अलावा आप देखेंगे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब अपनी ही मूल अवस्था में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं। कई बार तो बहुत जो साधारण परीक्षाएं होती हैं वहां DDT का पूरा नाम क्या है पूछ लिया जाता है। DDT एक प्राइमरी प्रदूषक है, लेकिन DDT का पूरा नाम क्या है, अगर कॉपी पेन आपके पास है तो आप जरूर लिख लें। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन लिख लें। DDT का पूरा नाम एक बार फिर से सुन लें, डाइक्लोरो, आप लिखें डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन लिख लिया आपने DDT का पूरा नाम, क्योंकि ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन। तो DDT अपने मूल रूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे प्लास्टिक हो, सल्फर ऑक्साइड हो, अमोनिया हो, नाइट्रिक ऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, या कणिकीय पदार्थ हो, यह सब प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की अगर बात करें तो प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरणीय पदार्थों से अंतःक्रिया से उत्पन्न जो प्रदूषक होते हैं उन्हें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। यानी अपने मूल रूप में नहीं, उनमें जब परिवर्तन हो जाता है, उनमें जब परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन के बाद जो तत्व बनते हैं उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन जब अलग होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब से या जितने भी ऑक्सीजन रहित जो हमारे मैटर जो हमारे गैसेज हैं उनसे जब ऑक्सीजन अलग होता है, ऑक्सीजन के कई कण आपस में मिलने शुरू होते हैं, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो उससे बनता है O3, यानी कौन सा बनेगा, ओजोन। ओजोन बनेगा। ओजोन कैसा है, तो ओजोन हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है।
सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, SO2 की बात करें, तो SO2 हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा वो भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एसिड रेन होता है, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर भी मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा। तो इस तरीके से जो हमारे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, यह सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, यानी द्वितीयक प्रदूषक हैं जो प्राथमिक प्रदूषक से बनते हैं, या प्राथमिक प्रदूषक की वातावरणीय पदार्थों से जब अंतःक्रिया होती है तो उससे बनते हैं, तो इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब बात करते हैं स्टेज के आधार पर, अवस्था के आधार पर प्रदूषकों के प्रकार। अगर अवस्था के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के होंगे, ठोस कणिकीय प्रदूषक, तरल प्रदूषक और गैसीय प्रदूषक, यानी ठोस, द्रव, गैस, ऐसे हम कह सकते हैं। जो ठोस कणिकीय प्रदूषक होते हैं, जैसे एरोसोल, धूल के कण हैं, औद्योगिक जो कचरे हैं जिनसे शीशा निकलता है, पारा निकलता है, एस्बेस्टस निकलता है, इसके अलावा सिलिका है, ये सब ठोस कणिकीय प्रदूषक हैं। तरल की अगर बात करें, लिक्विड पॉल्यूटेंट की बात करें, तो जैसे यूरिया है, अमोनिया है, ऑयल सिलिक्स जो निकलते हैं, नाइट्रेट युक्त जो जल होता है, वो सब लिक्विड पॉल्यूटेंट कहलाता है। वहीं गैसीय पॉल्यूटेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब हमारे गैसीय प्रदूषक हैं। अब इसके बाद निस्तारण प्रकृति के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, यानी डिग्रेडेशन के आधार पर अगर देखें जिनका निस्तारण हो सकता है, निम्नीकरण हो सकता है, तो एक होगा बायोडिग्रेडेबल, एक होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी जिनका निस्तारण किया जा सकता है, जिन्हें डिकम्पोज किया जा सकता है, जिनसे खाद बनाया जा सकता है, दूसरे किसी में बदला जा सकता है, तो वो हो जाएंगे हमारे जैव निम्नीकरणीय। और जिन्हें नहीं बदला जा सकता है, जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है, वो होंगे जैव अनिम्नीकरणीय, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब किसका किसका निस्तारण किया जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो वाहित मल है, जो जैवीय अपशिष्ट है, जो कूड़ा करकट है, आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, घरेलू जो कचरा निकलता है, मल मूत्र है, सीवेज है, ये सब अगर एक गड्ढे में डाला जाए तो ये बायोडिग्रेडेबल है, इन्हें खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, इनसे ऊर्जा भी मिलती है। आप देखेंगे कि गोबर गैस जैसे प्लांट लगाए जाते हैं, कचरा डाल दिया गया, गोबर गैस है, या कचरे से भी बिजली उत्पन्न की जाती है, तो ये सब हमारे हो जाएंगे बायोडिग्रेडेबल, यानी जिन्हें तोड़ा जा सकता है, जिन्हें दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, साधारण भाषा में ये कह सकते हैं। लेकिन जिसे नहीं परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे, वो होंगे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक को आप मिट्टी में चाहे जितने दिनों तक दबा कर रखें, लेकिन उसको सड़ना गलना नहीं है, वो सड़ेगा नहीं। जो भारी धातुएं हैं, जो सीसा है, DDT है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इन्हें सड़ाया नहीं जा सकता, इनसे खाद नहीं बनाई जा सकती, इनसे ऊर्जा नहीं ली जा सकती है, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। सीसा है, पारा है, आर्सेनिक है, कैडमियम, निकिल, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, ये सब जितने भी हैं ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। इसके अलावा BHC भी हमारा क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब कुछ लोग सोचते होंगे आखिर में ये BHC क्या है। कभी कभी BHC का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। BHC का पूरा नाम, जैसे अभी मैंने आपको बताया DDT का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से BHC का पूछ लिया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो BHC का पूरा नाम नहीं जानते हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे।
जो लोग नहीं जानते हैं वो जरूर लिख लें, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC जो होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके अलावा जो इसमें हमारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गांव से हैं। अगर गांव से हैं, खेती से अगर थोड़ा बहुत जिनका जुड़ाव होगा वो जानते होंगे, खरपतवार नाशक एक दवा डाली जाती है खेतों में जिसका नाम है 2,4-D, खरपतवार नाशक, हर्बिसाइड्स। 2,4-D का पूरा नाम क्या है? यह भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जिनको नहीं पता है वो लिख लें। 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4, लिखिए 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। लिख लिया आपने? चलिए, अगर नहीं लिख पाए हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2,4-D। तो लिख लीजिए 2,4 डाइक्लोरो, ऐसे लिख लीजिए, क्लोरो फिनॉक्सी, PHENOXY, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। ये इसका पूरा नाम है 2,4-D का, जो खरपतवार नाशक है। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो फिर नहीं बता पाते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बात किया प्रदूषक के प्रकार। प्रदूषक चारों मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे, स्वरूप के आधार पर, अवस्था के आधार पर और निस्तारण के आधार पर हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रदूषण के प्रकार। देखो, ये सारी चीजें यहाँ पर ये तो बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। प्रदूषण का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है, जैसे आप जानते हैं वायु प्रदूषण भी आपको पढ़ना है, जल प्रदूषण, मृदीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण, ठोस अवशिष्ट प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ई अपशिष्ट प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव प्रदूषण, जैव उपचार प्रदूषण। इनमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वायु प्रदूषण की। देखिए, वायुमंडल पृथ्वी का कवच है, भूतल की समस्त प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं का कारण है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ऑर्गन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, इनसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। नाइट्रोजन 78.09% होता है। कभी कभी परीक्षा में विकल्प में केवल 78% भी मिल जाता है, लगभग में। जिस तरीके से ऑक्सीजन 20.95% होता है, तो इसका 21% मिल जाता है विकल्प में। तो अगर ऐसे विकल्प आते हैं तो भी आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत इसके लिए नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, हमारे पृथ्वी का कवच है और भूतल की समस्त प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं का कारण वायुमंडल है। और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वह गैसें आप लोगों ने देखा। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से, यानी चाहे हम पराली जलाएं, चाहे हम जंगलों का विनाश करें, जंगलों में आग लग जाए, तो चाहे वो मानवीय कारण हो और चाहे प्राकृतिक कारण हो, इन किन्हीं कारणों से जो गैसों की निश्चित मात्रा है, यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी गैसें हैं, इन गैसों की जो एक निश्चित मात्रा और अनुपात है, जब इसमें परिवर्तन होता है या वायु में इन गैसों के अलावा कुछ और विषाक्त गैस या कणिकीय पदार्थ मिल जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है वायु प्रदूषण।
बात समझ में आ गई कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। भाई चाहे आप खुद देखिए जिस कमरे में बैठे हैं, आप अपने जिस घर में बैठे हैं, वहां पर आप देखें कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में जो गैसें हैं उन गैसों का अनुपात जैसा कि बताया जाता है बस उतना है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20, ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर आप किसी वस्तु को जला दें या कोई गैस छोड़ दी जाए, तो आपके उस वायुमंडल में आप देखेंगे कि जो बैलेंस बना हुआ है इन गैसों का, जो पहले से विद्यमान है, उनमें परिवर्तन हो जाता है। और जब परिवर्तन होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत, कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपके वायुमंडल में इन गैसों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और कहते हैं यहाँ पर पोल्यूशन हो गया। या खूब तेज आंधी तूफान आया, तो आंधी तूफान में बहुत सारी जगहों की वायु, धूल कण आदि उड़कर आ गए, तो वहां भी जो बैलेंस बना है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन नहीं रह जाता है, तो वहां पर भी कहते हैं कि पोल्यूशन हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से गैसों की जो निश्चित मात्रा है या इसका अनुपात है, जब इसमें परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अलावा कुछ और गैसें मिल जाती हैं, कणिकीय पदार्थ मिल जाते हैं, तो कहा जाता है कि वायु प्रदूषण हो गया है। अब वायु प्रदूषण का जो स्रोत है वो कौन कौन से स्रोत हैं, अब उन स्रोतों की बात हम लोग करते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत, दो स्रोत, सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत और उसके बाद मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत से ही हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप देखेंगे प्राकृतिक घटनाएं जो है, चाहे ज्वालामुखी हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, जंगल की आग हो, या बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें से कुछ की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। जैसे जंगल में लगने वाली आग, वनाग्नि। जब जंगल में आग लगती है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, राख, धूल कण, राख के कण आदि निकलते हैं। ये प्राकृतिक स्रोत हैं और इनसे पोल्यूशन होता है। यह जब ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी उद्गार होगा, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेज निकलती हैं, इनसे भी प्रदूषण होता है। प्रश्न पूछा जाता है, अब देखिए प्रश्न ऐसे ही बनता है कि ज्वालामुखी उद्गार से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती है। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपके पास समय हो तभी आप वीडियो को देखें और चीज़ों को समझते चलें। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है, सीधा प्रश्न बनता है। यह जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की जो दैहिक क्रियाएं हैं, उन दैहिक क्रियाओं से अमोनिया निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, मीथेन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इन सब से भी आप देखेंगे पोल्यूशन होता है। वायुमंडलीय रासायनिक क्रियाएं बहुत सारी होती हैं। इन क्रियाओं के द्वारा अम्ल या फिर महासागरीय जो जीव जंतु हैं उनसे मिथाइल क्लोराइड आदि निकलता है, जिससे वातावरण में प्रसारित होता रहता है और इससे पोल्यूशन होता है। जो जैविक पदार्थ हैं, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। तो ये सब हमारी प्राकृतिक स्रोत हैं। ऐसे मानव जनित स्रोत की अगर बात करें तो गैस और धूम, यानी लकड़ी है, कोयला है, जब आप जलाते हैं, उपले आप जलाते हैं, उपले समझ रहे होंगे, हमारे बहुत सारे अवधि के विद्यार्थी हैं, उपला समझ रहे होंगे, जो गोबर से बनाया जाता है, गोबर को सुखाया जाता है, जिसे कंडा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको जलाते हैं। या पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उसके जलाने से जो गैसेज निकलती हैं, धुआं निकलता है, तो वो सब मानव जनित स्रोत हैं प्रदूषण के। ऊष्मा की बात करें तो जीवधारियों के श्वसन से और ईंधनों को जलाने से जो ऊष्मा निकलती है, वायुमंडल में चली जाती है, उससे भी पोल्यूशन होता है। कणिकीय पदार्थ की बात करें तो लकड़ी कोयला जो आप जलाते हैं उससे कणिकीय पदार्थ भी निकलकर वायुमंडल में उड़ते हैं, तो वहां भी आपका क्या होगा, मानव जनित स्रोत होगा। अब इसके बाद
वायु प्रदूषण को उनकी प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो प्रकृति के आधार पर गैसीय वायु प्रदूषक और कणिकीय वायु प्रदूषक में विभाजित कर सकते हैं। गैसीय वायु प्रदूषक की बात करें तो जीवाश्म ईंधनों, खनिज तेल, कोयला, इन सब के जलाने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। एरोसोल कैन है, रेफ्रिजरेशन से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। सुपरसोनिक जो जेट विमान चलते हैं, उनके ईंधनों के दहन से, रासायनिक उर्वरकों से नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे गैसेज निकलती हैं। तो इनसे भी प्रदूषण होता है। ये हमारे कौन से प्रदूषण है? तो गैसीय वायु प्रदूषक है। जो सूती वस्त्र होता है, सूती कपड़ों का जो ब्लीचिंग किया जाता है, विरंजन किया जाता है, रंगने का काम किया जाता है, इससे क्लोरीन गैस निकलती है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है तथ्यात्मक प्रश्न कि सूती वस्त्रों के विरंजन से कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा वियोजन से एल्डिहाइड गैस निकलती है। इसके अलावा मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलती है? ये लग रहा है कि आयोग का बहुत ही प्यारा प्रश्न है। किसी भी आयोग की बात करें, खूब पूछा जाता है। जो धान का खेत होता है वहां से भी मीथेन गैस निकलती है। जो दलदली भूमि होती है वहां से भी मीथेन गैस निकलती है। जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनसे भी मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा जो दीमक की वींब होती है, यानी दीमक जो अपना घर बनाकर रहती हैं, उस दीमक के वीम से भी आप देखेंगे तो मीथेन गैस निकलती है। तो इन चारों को तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। जैसे निशा है, कविता, रोहन, सुमित, आनंदिता, रक्षिता, संदीप, मनोरमा और दीपांक्षी। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं, आप लोग सुन रहे होंगे मेरी बात को, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। जिनका एडमिशन अभी 1-2 दिन में हुआ है, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को लिखते चलें, चीज़ों को समझते चलें कि कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अब इसके बाद कणिकीय वायु प्रदूषक की हम अगर बात करते हैं तो एरोसोल। सबसे पहले एरोसोल, ये एक कोलाइडी कण है जो हवा में तरल या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एरोसोल का आकार क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखना, 1 से 10 माइक्रोन आकार वाले जो कण होते हैं उन्हें एरोसोल कहा जाता है। ये एरोसोल आखिर में निकलते कहाँ से हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि जो एरोसोल हैं, जो हमारे हवा में तरल या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कहाँ से निकलते हैं? तो इनकी उत्पत्ति जो ताप बिजली घर होते हैं, यानी जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, ताप बिजली घरों से निकलते हैं। जो ऑटोमोबाइल वाहन होते हैं उनसे निकलते हैं। जो घरों में जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेजी में, उनसे निकलते हैं। लकड़ी या उपले जलाने से भी निकलते हैं। ये एरोसोल इन्हीं से निकलते हैं। अब इसके बाद सूट एंड फ्यूम की अगर हम बात करें तो आकार में ये एरोसोल से छोटे कणों को कहा जाता है, जिन्हें आप साधारण भाषा में या गांव की भाषा में आप कह सकते हैं कालिख, जिन्हें आप साधारण भाषा में कालिख कह सकते हैं। कालिख को सूट्स एंड फ्यूम भी कहा जाता है। कालिख या हम कह सकते हैं वाष्प युक्त धूम्र, तो ये भी निकलते रहते हैं जो एरोसोल से छोटे होते हैं। पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं, यानी जिन्हें आप धूलि कहते हैं, ये जो एरोसोल होते हैं उनसे बड़े होते हैं। एरोसोल देखिए, एरोसोल का आकार क्या होगा? तो 1 से 10 माइक्रोन तक। लेकिन एरोसोल यानी 1 से 10 माइक्रोन से छोटे हैं तो उन्हें कालिख कहा जाएगा, धूम्र कहा जाएगा। और अगर 1 से 10 माइक्रोन से बड़े हैं तो उन्हें धूल कहा जाता है। समझ में आ गया
तीनों चीज़ें समझ में आ गई। एरोसोल क्या है, कालिक क्या है, धूम्र क्या है और धूल क्या है। तो धूल भी आपके समझ में आ गया होगा। इनकी भी उत्पत्ति ईंधन जलाने से ही होती है, यानी जब कंडेंसेशन होता है या संघनन जिसे आप कहते हैं, कि जब संघनन धूलि कणों या धुएं के कणों के चारों ओर संपन्न होता है। संघनन धूल कणों के चारों ओर होता है तो जल की बूंदें वायु में टपकती रहती हैं, जिसे आप कोहरा कहते हैं। आजकल जाड़ों में तो खूब आपको देखने को मिलेगा। आप खुद देखिए, आप की अगर बाइक बाहर खड़ी है, किसी पेड़ के नीचे आप खड़ा कर दें जहां से ओस की बूंद टपकती हो, कोहरा टपकता हो, तो आप देखेंगे वहां छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां से फॉग गिर रहा है, जो कोहरा गिर रहा है, उसके केंद्र में धूल के कण हैं। उन्हीं धूल के कणों के चारों ओर ओस इकट्ठा होता रहता है, जल की बूंदें बन जाती हैं और वायु में टपकती रहती हैं, जिन्हें आप फॉग कहते हैं। तो फॉग का निर्माण यानी धूल का जो कोहरा है, कोहरा का निर्माण किसके चारों ओर होता है? तो धूल के कण के चारों ओर होता है। ये भी चीज आपके समझ में आ गई होगी। अक्सर ये सब देखेंगे कि जब जहां बहुत सारे धूल उड़ रहे होते हैं वहां पर, या चिमनियां लगी होती हैं वहां पर होता है। चिमनियों से निकले जो गंधक निकलता है, उसके संपर्क में भी जब वायु आती है तो जहरीली हो जाती है, जिसे अब धूम कोहरा या काला कोहरा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें फ्लाई ऐश की, तो ये मुख्य रूप से कोयला पत्थर का जो तापविद्युत घर होता है, जो कोयला पत्थर पर आधारित होता है, वहां से उत्पन्न होने वाला, वहां से निकलने वाला सूक्ष्म पाउडर होता है जो वातावरण में उड़ा करता है, जिन्हें कहते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश में एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, इसके अलावा सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर आदि सारी चीजें पाई जाती हैं। जब ये बहुत ज़्यादा धुएं में वायुमंडल में फैल जाता है तो इससे क्या होता है कि श्वसन तंत्र संबंधी लोगों को रोग हो जाता है। पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है, तो उससे जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वह बाधित हो जाती है। तो ये बात हो गई फ्लाई ऐश की। अब ये जो वायु प्रदूषक हैं, इनका क्या प्रभाव है? अब आइए इनके प्रभावों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुतायत में पाया जाता है, इसकी बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड सभी वायु प्रदूषकों में यह 50% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसे दमाघोटू गैस भी कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि दमाघोटू गैस किसे कहा जाता है। दमाघोटू गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दमाघोटू गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को लिख लीजिए, दमाघोटू गैस भी कहा जाता है। अधिकतम सहनीय सीमा आदमी की होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसे भी लिख सकते हैं 8 घंटे। 8 घंटे तक इसको सहन किया जा सकता है, इससे अधिक इसको सहन नहीं किया जा सकता है। और अगर इससे अधिक हो गया तो आप देखेंगे कि आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दमाघोटू गैस भी कहा जाता है। अब आइए आगे बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। रंगहीन और गंधहीन नाइट्रिक ऑक्साइड तथा लाल भूरे रंग की तीव्र गंध वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। वैसे तो नाइट्रोजन पौधों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ हैं, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया करके एक एसिड बनाते हैं जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड।
जो वर्षा के पानी के साथ धरातल पर अम्ल वर्षा एसिड रेन के रूप में धरती पर आकर आ गिरते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन पैरोक्सिल एसिटल नाइट्रेट बनाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से फोटोकेमिकल स्मोग कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप कहीं पर जरूर नोट कर लें और इसको जरूर ध्यान रखें। फोटोकेमिकल स्मोग, फोटोकेमिकल स्मोग के तहत कौन कौन आएगा तो ध्यान रखें। यह कैसे बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन पैरोक्सिल एसीटेट नाइट्रेट, इन्हें सामूहिक रूप से फोटोकेमिकल स्मोग कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में अगर नाइट्रिक ऑक्साइड अधिक हो जाए तो कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड से आप देखेंगे मसूड़ों में सूजन आ सकता है, रक्तस्राव हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, उन विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन की परत को पतली कर देती है। यानी ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इससे जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो जाता है। अगर ओजोन परत का क्षरण होगा तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जब वायुमंडल की बात कर रहे थे वहां मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। किससे? सूर्य की किरणों से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, उन परावैंगनिक किरणों से जो उत्पन्न खतरा होता है उसे कम करता है। परावैंगनिक किरणों को नहीं आने देता है ओजोन, और उसका अपक्षय किससे हो जाता है? तो सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब आइए सल्फर के ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। सल्फर के ऑक्साइड की अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के कुल भार का 20% भाग सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के मानव जनित स्रोतों की बात करें तो कोयला आधारित जो ताप शक्ति ग्रह होता है, खनिज तेल जो शोधनशालाएं हैं, जो स्वचालित वाहन हैं, इनसे निकलता है। और जब इनसे निकलता है तो इनसे आंखों में जलन होता है, दमा नामक रोग हो जाता है, खांसी होती है, फेफड़ों के रोग होते हैं, सिर दर्द होता है, चक्कर आना, ये सारे रोग होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड गैस वातावरण की नमी अवशोषित करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो वर्षा के साथ धरातल पर आते हैं। यानी एसिड रेन की अगर हम बात करें तो एसिड रेन में 2 एसिड होती हैं। एसिड रेन में 2 प्रमुख एसिड होती हैं। पहला एसिड आप लिख सकते हैं, पहला एसिड जो अभी मैंने आपको बताया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड 2 ऐसे एसिड हैं जो एसिड रेन में आपको मिलेंगे। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, या अम्ल वर्षा में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनेगा और सल्फर के ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो ये भी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, CFC की। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। ये किससे निकलते हैं?
तो जो स्प्रे कैंस होते हैं उनसे निकलते हैं, जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं उससे निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर है, फॉर्म है, जो गद्दे में फॉर्म लगे होते हैं, सोफे में फॉर्म लगे होते हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, अग्निशामक हैं, और जो प्रसाधन सामग्री हैं, इनसे उत्सर्जित होता है ओजोन गैस, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह उत्सर्जित होकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का क्षरण करती है। ओजोन परत तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया ही है। ओजोन परत का क्षरण करते हैं। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? अभी मैंने बताया, पराबैंगनी किरणों से। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण से ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है। कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऐसे भी प्रश्न पूछा था, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैस भी इसे कहा जाता है। मीथेन की बात की जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में 20% योगदान मीथेन का भी है। मीथेन कहाँ कहाँ से उत्सर्जित होती है? अभी मैंने आपको 4 बताया कि ये 4 ऐसी चीजें हैं जहां से मीथेन का उत्सर्जन होता है। एक तो जुगाली करने वाले जानवर, दूसरा दलदली भूमि, तीसरा दीमक की वीम, और चौथा मैंने आपको बताया धान के खेत। तो ये 4 ऐसे स्रोत हैं जहां से मीथेन गैस निकलती है, और यह मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में 20% का योगदान देती है। अगर सीसा की बात करें, लेड की बात करें, तो सीसा जो होता है, जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं वहीं से निकलता है। यह सीसा वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर एक गैस बनाता है जिसे कहते हैं लेड ऑक्साइड, जो सांस के जरिए शरीर में पहुंच जाता है, लेड ऑक्साइड। और जब शरीर में पहुंचता है तो जो नर्वस सिस्टम होता है, आपका तंत्रिका तंत्र होता है, उस पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जिससे मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, गुर्दा, लीवर, अन्य अंगों को, शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे बेंजीन की अगर बात करें तो सीसा के अभाव में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में कुछ सुविकसित यौगिक जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, जाइलिन है, ये सब मिला दिया जाता है। और इससे जब ये वायुमंडल में जाता है तो बेंजीन से रक्त कैंसर होता है, जिसे आप ल्यूकीमिया भी कहते हैं। रक्त कैंसर नामक रोग होता है। ऐसे कैडमियम की अगर बात करें तो कैडमियम के कण जब सांस के माध्यम से हमारे फेफड़े में जाते हैं तो ये एक तरीके से जहर का काम करते हैं, रेस्पिरेटरी पॉइजन के तरीके, श्वसन विष के तरीके से काम करते हैं, और जिनसे हृदय संबंधी रोग हो जाता है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है कैडमियम से। तो ये सारी चीजें हैं, और इनसे प्रश्न आता है मिलाने के लिए कि इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे कैडमियम से कौन सा रोग होगा? हाई ब्लड प्रेशर। बेंजीन से क्या होगा? रक्त कैंसर। लेड से क्या होगा? नर्वस सिस्टम डैमेज होगा। तो इस तरीके से मिलाने के लिए प्रश्न आते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखें। अब वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, जो वायु प्रदूषण हमारे वायुमंडल में हुए, उनको नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं? देखिए, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाए, जैसे जैव द्रव्य ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, सौर ताप ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, जल विद्युत ऊर्जा का अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत हद तक वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। यानी जो ताप आधारित है, कोयला पर आधारित है, इन सब पर जो आधारित हमारे तंत्र लगे हुए हैं ऊर्जा के लिए, अगर उन्हें कम कर दिया जाए तो जाहिर है कि इन पर कुछ नियंत्रण पाया जा सकता है। जो पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं, जिनके दहन से आप देखेंगे बहुत सारी गैसेज निकलती हैं जो हमारे वायुमंडल में फैलती हैं, अगर उनकी जगह सीएनजी का प्रयोग किया जाए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का भी कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखें।
तो सीएनजी का अगर प्रयोग किया जाए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की अगर का प्रयोग किया जाए तो भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। जो डीजल युक्त गाड़ियां हैं, डीजल युक्त गाड़ियों में अति सूक्ष्म मात्रिक सल्फर युक्त डीजल या हरित डीजल, ग्रीन डीजल का प्रयोग किया जाए तो इससे भी कुछ हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो सीएफसी के स्रोत हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्रोत हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे प्रसाधन सामग्री हैं, एयर कंडीशनर है, ये सारी चीज़ें जितनी हैं, जो फोम है, जो सोफे में यूज होते हैं, गद्दों में यूज होते हैं, उनमें अगर कमी की जाए, सीएफसी के जो स्रोत हैं उनमें अगर थोड़ी सी कहीं कमी की जाए या उसकी जगह पर किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी कमी हो सकती है। जो पार्थेनियम घास है, जिसे कांग्रेस घास भी कहा जाता है, अगर इसका विनाश किया जाए तो इससे भी आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण कम हो सकता है। अब इसके अलावा फैक्ट्रियों में, जो फैक्ट्रियां हैं उनमें बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाए। तो इस तरीके से भारत सरकार ने वायु प्रदूषक को रोकने के लिए एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल बिल 1981 का प्रावधान किया था, जिसमें 1988 में संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया। ध्यान रखना, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसे शामिल किया गया था। एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल बिल 1981 में एंड कंट्रोल बिल में 1988 में संशोधन कर किस प्रदूषण को शामिल किया गया था, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, किसे शामिल किया गया था, तो ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की, वो हम लोग बात करेंगे उसमें जल प्रदूषण की। तो अब यहाँ पर आज रात में 9 बजे ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ, आज रात में 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जो प्रश्नोत्तरी का होगा और जिसमें सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। और जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो एक बार फिर से ध्यान दें, जो नए लोग हैं, प्रथम प्रश्न पत्र में लाइव कक्षा नहीं होती है 9 बजे, सिर्फ प्रश्नोत्तरी का वीडियो दिया जाता है। और जबकि हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि रात में 9 बजे लाइव क्लास भी होती है। तो सिर्फ इतना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि हिंदी साहित्य में 9 बजे लाइव होता है और इसमें 9 बजे आपको प्रश्नोत्तरी का वीडियो मिलता है। तो जिस तरीके से आप लाइव में उत्तर बराबर देते हैं, ऐसे प्रश्नोत्तरी का वीडियो मिलता है, उसमें भी कमेंट करके आप लगातार उत्तर दे सकते हैं और अंत में आप अपना खुद काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने सही हैं। तो इसी तरीके से इसी रणनीति के साथ आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो दोनों नंबर हैं, उन पर जरूर इन्फॉर्म आप हमें करें। और साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, नए बैच में शामिल होना चाहते हैं, तो आप जरूर, आपका स्वागत है। ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल हिंदी साहित्य की कक्षा में।